Panchkula is here to hold your intellectuals for next 1 hour. First of all, I pay my heartily thanks to the organizers to give me such a wonderful opportunity. So let us start with introduction of the topic. Socio-emotional learning, exam stress, bullying, self-awareness, and self-control. Is screen is visible to you? Please tell me, is the screen visible to you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, fine. Thank you so much. Thank you. मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे हाँ जी. कि आप जो भी लेक्चर डिलीवर करोगे तो उसको हिंदी में करें मैम. Sure, sir. I'll try my best to be in Hindi, but there are some technical terms that I have to use in English only. So I'll be as comfortable as you people are. You will get me 100%. That will be my total effort. So आज हम बात करेंगे सोशियो इमोशनल लर्निंग, एग्जाम स्ट्रेस, बुलिंग, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल. बिकॉज आज का जो टाइम है 1 hour है ओनली, और जो हाई टाइम है दैट इज ड्यू टू रिलेटेड टू दैट इज एग्जाम. सो वी विल लर्न सोशियो इमोशनल लर्निंग एंड एग्जाम स्ट्रेस पे मेरा फोकस रहेगा. आप समझ ही गए होंगे इस पिक्चर से जो मैंने लगाया है यहाँ पे कि व्हाट सोशियो इमोशनल लर्निंग इज. एक्चुअल क्या है सोशल इमोशनल लर्निंग? कि जब स्टूडेंट का ब्रेन और हार्ट मिलकर काम करें तो उस टाइप की जो लर्निंग है उसको हम कहते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग. और एनईपी में इसे SEL ये एब्रिविएशन दिया जाता है. तो व्हाट इज SEL? SEL इज द प्रोसेस through which children and adults understand and manage emotions, set and achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish and maintain positive relationships, and make responsible decisions. क्या मतलब है इसका? कि SEL वो प्रोसेस है जिसमें चाहे आप भी हैं और चाहे स्टूडेंट्स भी हैं, सभी लोग इमोशंस को समझ सके और उनको मैनेज कर सके. बिकॉज ह्यूमन बीइंग का जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द अदर्स, नाइदर दे आर एबल टू मैनेज देयर इमोशंस. लाइक कब गुस्सा करना है, आ रहा है तो उस गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाते. समटाइम्स हम बच्चे से कहते हैं आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो क्राई करना शुरू कर देते हैं, या वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं, वो टीचर्स के साथ नॉनसेंस करते हैं. So they don't know how to manage their emotions and set and achieve positive goals. कि हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आप टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके क्या गोल्स होने चाहिए और वो गोल्स पॉजिटिव ही हो. इसके लिए भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग हमें अपने एजुकेशन में जो हम क्लासरूम में देते हैं उस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू बच्चों को समझाना है कि आपने क्या गोल्स अचीव करने हैं. फील एंड शो एम्पैथी फॉर अदर्स, कि दूसरों के लिए एक सहानुभूति, एक हमदर्दी रखना. एस्टेब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. अब कई बच्चे क्लास में एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, 4-5 बॉयज ने एक ग्रुप बनाया और वो बाकी सारी क्लास को टीज कर रहे हैं, या 4-5 गर्ल्स ने एक ग्रुप बनाया बाकियों को टीज कर रहे हैं, या एक ग्रुप बना लिया किसी टीचर के अगेंस्ट, कोई नया टीचर आता है उसको टीज कर रहे हैं. एंड मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, कि वो अपना जो भी डिसीजन है लाइफ में, वो डिसीजन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही हो. ऐसी टीचिंग को हम कहते हैं सोशियो इमोशनल लर्निंग. सो एक्चुअली SEL में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए? इंक्लूड इन द सेंस कि अब मैं इतनी बड़ी बात कर दी कि बच्चों के इमोशंस भी कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चों को पॉजिटिव गोल्स भी बता रहे हैं, बच्चों को दूसरों के लिए सिंपैथी भी होनी चाहिए, उनके डिसीजन भी राइट होने चाहिए. बट ये चीज आएगी कैसे? हाउ वी हैव टू इम्बाइब दीज ऑल द थिंग्स इन देयर एजुकेशन सिस्टम. सो व्हाट डज एग्जैक्टली SEL इंक्लूड? सो हियर आर फ्यू कॉम्पिटेंसीज जिसकी वजह से ये चीजें जो हैं अगर हम इनके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो बच्चे होंगे उनके अंदर SEL होगा. मींस
जो लर्निंग हम उन्हें देना चाहते हैं, जिस टाइप की लर्निंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए टीचर का फोकस क्या रहना चाहिए? द टीचर मेक देयर चाइल्ड, दे मेक देयर स्टूडेंट्स सेल्फ अवेयर। हमें सभी बच्चों को सेल्फ अवेयर करना है। सेल्फ अवेयर का क्या मतलब है, क्या अवेयरनेस लानी है? कि दे शुड रिकॉग्नाइज इमोशंस एंड थॉट्स। और थॉट ऐसे नहीं है कि जब बच्चा 10th में चला गया, जब बच्चा 12th में चला गया या 8th में, तभी उसके पास थॉट्स है। नो, as the day child enter in the school, in the nursery section, he is already having some thoughts and some emotions with him. So हमने उसके emotions को, वो खुद अपने emotions को recognize करे, उसके बाद understand करे कि किस different situation में उसका behavior कैसे change होता है, इन्फ्लुएंस कैसे होता है उसका बिहेवियर, ये बताना है कि लाइक वो किस चीज को देख के एंग्री होता है, किस चीज से वो हैप्पी रहता है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है ताकि बच्चा जो है खुद को लेके अवेयर हो, अपनी थिंकिंग को, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, सभी चीजों को लेके अवेयर हो वो बच्चा। ऐसी हमने क्लासरूम में प्रैक्टिसेस रखनी है। उसके बाद आता है सेल्फ मैनेजमेंट। डेफिनेटली अगर एक बच्चा टाइम से उठ के स्कूल ही नहीं आ सकता या वो अपने स्टडीज के टाइमिंग्स को मैनेज नहीं कर पाता, तो उसकी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। जनरली पेरेंट्स आपके पास भी आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं। आजकल सभी स्टूडेंट्स जो है वो बहुत पैम्पर्ड है, सभी का एक एक दो दो है बच्चा, और वो इतना लविंग हुए हुए हैं कि वो 8 बजे तक सो के नहीं उठते हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था ना कि 5-6 बजे हम लोग उठ के काम पे लग जाते थे, बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। The time has been changed. Students are very much pampered from their family side, so they are not able to manage their time. So it's now the duty of a teacher, एक टीचर की ही ड्यूटी है कि वो उस बच्चे को खुद के मैनेजमेंट के लिए अवेयर करे कि किस टाइम उठना है, किस टाइम नहाना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम उसने पढ़ना है, पढ़ने के क्या टाइमिंग्स बेटर है, कैसे वो अपने रिजल्ट्स को बेटर कर सकता है। अगर हम उस बच्चे को खुद को मैनेज करना सिखाते हैं तो दैट इज कॉल्ड SEL। द नेक्स्ट इज सोशल अवेयरनेस। अब क्या है, आज की डेट में अगर किसी का एक बच्चा है तो ही इज नॉट केयरिंग अबाउट द थॉट्स ऑफ द अदर्स, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द परसेप्शन ऑफ द अदर्स। वो दूसरों के थॉट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता, जो उसको लगता है वही ठीक है, जो वो चाहता है वही होना चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड जो है वो स्टूडेंट्स में डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, वी एज ए टीचर व्हाट शुड वी डू, हमने बच्चों के अंदर एक्सेप्टेंस बनवानी है ताकि वो सभी के पर्सपेक्टिव्स को, सभी की थॉट्स को, सबके लर्निंग प्रोसेस को, पेस को एक्सेप्ट करें, हर किसी के बिहेवियर को एक्सेप्ट करें। जैसे फैमिली में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, कोई हर चीज को बड़ा इजी लेता है। तो हर तरह के टेम्परामेंट के साथ बच्चा जो है कोप अप कर पाए, हर किसी के साथ एडजस्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड सोशल अवेयरनेस। कि उसे होनी चाहिए कि उसके आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है। ये थ्योरी हमने अपने क्लासरूम्स में लेकर आनी है और ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे लानी है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप स्किल्स। डेफिनेटली आप देख ही रहे हो रिलेशंस में कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। बच्चे जो हैं वो अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, समटाइम्स स्टूडेंट्स इवन टीचर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं करते। टीचर्स यूज टू कंप्लेन द प्रिंसिपल कि दिस चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दैट एंड ही इज यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज और व्हाटएवर, सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर जनरली इन द क्लासरूम। सो हमने बच्चों के को एक पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में भी लर्निंग देनी है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों के साथ में, अगर टीचर स्टूडेंट के साथ में एक पॉजिटिव बॉन्डिंग डेवलप करें तो हम उन्हें बता सकते हैं कि एक रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। मतलब हमें खुद सीखना होगा कि हमने अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ में किस टाइप की बॉन्डिंग डेवलप करनी है। हमने सिर्फ उनका बुकिश नॉलेज तक का जो है रिलेशन नहीं रख सकते। आज की डेट में जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अंदर बहुत जरूरी है कि टीचर बच्चे के पर्सनल लेवल पे जाके भी उससे बात करे और एक रिलेशनशिप बियॉन्ड बुक्स भी डेवलप करे, और इसके लिए ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग कि हर बच्चा समझ सके
कि जो वो डिसाइड कर रहा है एट ए पर्टिकुलर सिचुएशन, उसका उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसके सराउंडिंग के लोगों पे उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो उसके डिसीजन दूसरों के लिए कैसे मैटर करते हैं, ये हमने अपने बच्चों को समझाना है। जैसे अगर किसी एक बच्चे को टेम्परेचर है क्लास में और समर्स का टाइम है, तो एक बच्चा फैन चला रहा है और उसे ठंड लग रही है, वो उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू टेल कि यू हैव टू कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर्स। जब हम ये चीज अपने बच्चों को क्लास में सिखाएंगे तो डेफिनेटली वो बाहर जाके, स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर जाकर अच्छे सिटीजन्स और एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। एक्चुअली तो जो हमारा हर टीचर का पर्पस है, अल्टीमेटली सोल पर्पस तो सबका यही है कि हमारे बच्चे नॉट ओनली इन स्कूल बट इन द कॉलेज बट इन द सोशल लाइफ, कि वो अच्छी लाइफ लीड करें और सक्सेसफुल लाइफ लीड करें, यही चाहता है हर टीचर। और उसके लिए हम सिर्फ उसे अगर बुकिश नॉलेज दे देते हैं और बाकी उसका सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, उसके एटिकेट्स अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी लाइफ लीड नहीं कर सकता। टू इम्प्रूव दीज थिंग्स ही ये SEL का कंसेप्ट जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में डाला गया है। अब मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि SEL हम कैसे ला सकते हैं क्लासरूम्स में, क्योंकि बहुत आप ये भी करो, वो भी करो, ऐसा भी करो, वैसा भी करो, बट कैसे, हाउ, ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कैसे करें। सो आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स कि हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समराइज करती हूँ ताकि आपको SEL का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कि एक बार एक ब्लाइंड बॉय जो कि बैगर था, वो रोड पे बैठा हुआ था और उसने एक बोर्ड लगाया हुआ था कि मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो जितने भी पासर बायस थे, जितने भी लोग आ जा रहे थे, कुछ काइंड थे तो वो उसकी कैप में कुछ डाल देते थे, जो नहीं काइंड थे या जो ध्यान नहीं देते वो लोग ऐसे ही जा रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन कोई पर्सन आया वहां पे, उसने देखा कि उसकी कैप में बहुत कम अमाउंट है, तो उसने उसका बोर्ड लिया, उसको बोला क्या मैं इस पे कुछ लिख सकता हूँ। उस पर्सन ने कहा, ब्लाइंड बैगर ने कहा ओके आप लिख दीजिए। तो उसने उसको रब करके कुछ लिखा और उस बोर्ड को वापस वहां लगा दिया। शाम होते होते उसकी कैप पैसों से भरी हुई थी। तो जब वो पर्सन वापस आया अपने काम से और ब्लाइंड बैगर की उसने देखा कि कैप भरी हुई है, तो उसने पूछा आज तो तुम्हारा दिन काफी अच्छा है। कहता वही हो जिसने सुबह मेरा बोर्ड चेंज किया था। कहता हाँ जी। कहते क्या लिखा था आपने, मैं जानना चाहता हूँ। कहता मैंने सिर्फ ये लिखा था कि आज का दिन बहुत सुंदर है और आप खुश नसीब हैं, आप इसे देख सकते हैं पर मैं नहीं देख सकता। मतलब एक बात को कहने का तरीका ही अगर सुंदर है तो उससे जो है हम चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। यही SEL का बेसिक कंसेप्ट है कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ानी वही चीजें हैं, लेकिन उन चीजों को हम कैसे अच्छे रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड SEL। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, और जो भी अगर कोई कुछ बीच में क्वेरी करना चाहता है तो यू आर ओपन टू आस्क एनीथिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम जब क्लासरूम में हैं और हम प्राइमरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें प्राइमरी सेक्शन में है तो SEL कैसे ला सकते हैं। फॉरेन के जो स्कूल्स हैं और इंडिया के स्कूल्स हैं उनमें यही बिग डिफरेंस है, वेलकम इन द स्कूल, कि जब बच्चे क्लास में आते हैं तो हम उनको कैसे वेलकम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये कार्टून वीडियो सभी ने देखा होगा, यूट्यूब पे काफी फेमस भी हुआ है कि हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं, जब कोई बच्चा स्कूल में एंटर करते हैं तो वो हर किसी का एक फ्लावर यहाँ उसके माइंड पे है जो उसका क्रिएटिविटी का फ्लावर है, और टीचर क्या करिए एक सीजर लेकर खड़ी है और बच्चा जैसे ही स्कूल में एंटर कर रहे हैं तो हम उसका वो क्रिएटिविटी का फ्लावर जो है वो कट कर रहे हैं और उसको क्लास में, स्कूल में एंटर करा रहे हैं। मतलब हम उसे ये परमिशन नहीं दे रहे कि जो आपकी क्रिएटिविटी आप उसके साथ ग्रो करो। हम उसे कहते हैं जो मैं सिखाना चाहता हूँ, जो मैं सिखाना चाहती हूँ, जो मेरी क्रिएटिविटी है तुम उसको कंटिन्यू करो। ये जो प्रोसेस है इसे हमने चेंज करना है। दिस इज द टाइम टू हैंडल द चाइल्ड with his own creativity, because हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं है, हर कोई लता मंगेशकर नहीं है, हर कोई धोनी नहीं है, हर किसी का टैलेंट अलग है। आपका अलग है, मेरा अलग है। मैं मैथ अच्छा पढ़ा सकती हूँ पर मैं म्यूजिक नहीं पढ़ा सकती, मैं फुटबॉल नहीं सिखा सकती।
लेकर आना है, तो एक प्राइमरी टीचर अपनी क्लास के बच्चे को कैसे वेलकम करे, ये बहुत मैटर करता है कि बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो वो खुशी खुशी आ रहा है, वो उसको कोई बर्डन नहीं है, ओप्स आई एम गोइंग स्कूल, नो इट्स नॉट डन, दीज आर बैड मैनर्स एक्चुअली। कैसे हम वेलकम कर सकते हैं, मैंने इस पीपीटी में आपको दिखाया है कि हम बच्चों को हार्ट दे सकते हैं। आपको हार्ट चाहिए, आप सिर्फ टीचर जो है बच्चे को इस तरह का हार्ट दे दे, वो बच्चा खुश है। हम उसे चॉइस दें, आप क्लास में कैसा वेलकम चाहते हो, वो हाई फाई चाहता है तो हम उसके साथ हाई फाई कर ले, अगर उसने अच्छा काम किया है तो एयर फिस्ट बम, ओ यू डू इट वेरी वेल। तो बच्चों को ये चीजें आजकल बड़ा एनर्जेटिक फील कराती हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है फिर उस चीज के बारे में। इस तरह की हम, या छोटे बच्चों को हम क्लास में हग भी कर सकते हैं, वैसे आजकल का टाइम तो नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, बट इन द नॉर्मल सिनेरियो जो छोटी क्लासेस के बच्चे, अगर आप उनको कस के हग कर लेती है टीचर्स, तो वो इतने हैप्पी हो जाते हैं, इतने हैप्पी हो जाते हैं कि वो नेक्स्ट डे वेट करते हैं कि हमने स्कूल जाना है और हमारी मैम हमको हग करेगी। पर उससे उसके अंदर क्या हम इनकलकेट कर रहे हैं, एक केयर, एक सेंस ऑफ केयर, एक सेंस ऑफ वेलकम, सेंस ऑफ इमोशन कि दूसरे आपकी परवाह करते हैं तो आपने भी करनी है। और ये कितनी छोटी माइनर पिटी थिंग्स हैं ये, अगर एक टीचर इन चीजों पे काम करे तो इस तरह से हम प्राइमरी सेक्शन में जा सकते हैं। अब अगर इससे ऊपर वाले बच्चे आ जाते हैं, बड़े बच्चे आते हैं, बड़े बच्चों को तो या इस टाइप से या हक करके तो हम ट्रीट नहीं कर सकते, बट हम उनको सोशल स्किल्स में ला सकते हैं। हम उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे 9th क्लास के बच्चे, उनको कह दिया जी जो फ्रंट गार्डन है उसके सारे प्लांट्स आपके, यू हैव टू वाटर ऑल दोस प्लांट्स। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ केयर, दोनों हम उनके अंदर ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में, हम सीबीएसई स्कूल्स में भी ये काम करते हैं। हमने अपने पोर्शंस डिवाइड किए हैं ताकि हमारी क्लासेस जो सीनियर सेकेंडरी सेक्शन है वो सारे गार्डन्स वही मेंटेन करते हैं। दे यूज टू वाटर, वो देखते हैं कब मैन्योर लगाना है, दे टेल टू द गार्डनर, बताते हैं उसको कि ये वाला मैन्योर लाना है और आपने इसमें लगाना है। तो जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जैसे वो पार्क सुंदर हो रहा है, तो उनके अंदर सेंस ऑफ केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ गेन करने की जो क्वालिटी है वो हम उनको दे रहे हैं। इसी तरह से हम क्लासेस में चार्ट्स लगा सकते हैं कि व्हाट टू डू थम्स अप एंड व्हाट इज नॉट टू डू थम डाउन। टेक टर्न, कि जब भी आप खेल रहे हैं तो टर्न वाइज खेलिए। फॉलो डायरेक्शन, जो आपका टीचर आपको डायरेक्शन देता है और उसमें हम टिक कर सकते हैं कि इस बच्चे ने सबसे ज्यादा डायरेक्शंस फॉलो किया सॉरी, या इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया, वर्क टुगेदर। आप देख सकते हैं ना इस पीपीटी पे मैंने 8 पॉइंट्स थम्स अप और 8 पॉइंट्स थम्स डाउन लिखे हैं। अगर हम ये सारे काम करते हैं तो बच्चे बहुत एंथुसियास्टिकली काम करेंगे, उनके अंदर जो सेंस ऑफ एथिक्स है वो, और वो शुरू से रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आप देखो, मैक्सिमम, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट जो मेल मेंबर्स हैं जब वो बाइक चला रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चे आगे बिठाए होते हैं और खुद ने हेलमेट नहीं लगा रखा होता। तो शुरू से जो उसका बच्चा है पर्सन का, वो क्या लेकर चल रहा है कि बिना हेलमेट के भी रोड पे हम जा सकते हैं, है ना, क्योंकि वो तो उसने छोटे से देखा है, जब वो 3-4 साल का है कि दादाजी भी ऐसे ही चला रहे हैं, पापा जी भी ऐसे ही चला रहे हैं, चाचा जी भी ऐसे ही चला रहे हैं, तो उससे हम उसको शुरू से गलत ब्रॉटअप दे रहे हैं। लेकिन स्कूल में भी और बाहर भी अगर हम उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस देते हैं तो डेफिनेटली चीजें बदलेंगी और वो अपने बिहेवियर को लेके केयरिंग भी होंगे और अलर्ट भी होंगे कि मेरे इस काम को करने से दूसरों पे क्या फर्क पड़ता है। अब मैंने अपने घर के आगे से कूड़ा दूसरे के घर के आगे कर दिया, ये तो मैंने सफाई नहीं की, ये तो मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो गलत है। तो अगर हम इस तरह की चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें तो बच्चों में हम डेफिनेटली उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से ग्रो कर सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर? कैन आई हैव एनी? यस मैम, एवरीथिंग यस मैडम, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन होगा थैंक यू। तो हम बाद में लैंग्वेज इज नॉट अ बार हियर, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? नो मैम, Thank you so much. Let us continue with the topic. So now, अगर मैं बच्चों को इतना SEL के थ्रू पढ़ा रही हूँ, पर ये तो कंसेप्ट भी है ना, अगर मैंने बच्चे को, अब अभी तक जो हमारे बच्चे वो SEL के थ्रू पढ़ के नहीं आया, that is why this word exam stress is there on my PPT. ये PPT पे एग्जाम स्ट्रेस इतना मोटा मोटा इसीलिए आया है
क्योंकि हमने बच्चे को अपने खुद को मैनेज करना नहीं सिखाया, उसको अवेयर नहीं किया, उसको सोशल अवेयरनेस नहीं सिखाया, तभी एग्जाम स्ट्रेस जैसी चीज आज हमें डिस्कस करनी पड़ रही है। बिकॉज जनरली स्ट्रेस किस चीज का स्ट्रेस, एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स, एग्जाम स्ट्रेस की वर्कशॉप्स, मतलब जनरली हम मैनेजमेंट किसको कहते हैं मैनेजमेंट, या हम किस चीज को मैनेज करना चाहते हैं? चल रही है छोड़ का बैठी बंदा, हम उस चीज को मैनेज करना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है, जिससे हमें खुशी मिलती है। मैं अपनी मनी को मैनेज करना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली को मैनेज करना चाहती हूँ, मैं अपने स्कूल और घर को मैनेज करूँ, ये तो समझ में आता है क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है। पर मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, मतलब कुछ अजीब सी टर्म है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया लाइफ का जिसे हमने मैनेज करना है। तो मैनेज तो हमने उन रीजंस को करना है जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के से पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है। इज द फीलिंग ऑफ टेंशन। एग्जाम स्ट्रेस क्या है? इज द फीलिंग ऑफ अ टेंशन टू अ स्टूडेंट एंड वरी कम्स फ्रॉम टेस्ट टेकिंग सिचुएशन। जब उसे पता है कि मेरे एग्जाम होने वाले हैं, या कोई प्रैक्टिकल होने वाला है, या मेरा कोई वाइवा होने वाला है, या मुझसे कोई कुछ पूछने वाला है, तो उसको टेंशन हो जाती है। अब ये बड़ा सोचने वाली बात है कि ये टेंशन, उसको कैसे पता कि मुझे टेंशन हो सकती है? हाउ? फर्स्ट वी शुड डिस्कस फ्रॉम वेयर दिस वर्ड स्ट्रेस कम इनटू स्टूडेंट्स माइंड। किसने डाला ये वर्ड? हमारे टाइम में तो नहीं था इतना, अब तो ये बहुत ज्यादा हो गया। इससे पहले हम छोटा सा इंसिडेंट्स जो है डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। लाइक कोई बच्चा है, क्रिएटिविटी से कोई काम कर दो, उसने क्या किया, अपने घर का कोई सर्किट ठीक कर दिया, वायर्स ठीक कर दिए, तो पेरेंट्स उसकी प्रेज करते हैं, इसने ये काम कर लिया, इससे सीखा भी नहीं, पता नहीं इसको डर ही नहीं लगता, पता नहीं इसको टेंशन ही नहीं होती। किसी बच्चे ने 7th 8th क्लास में गाड़ी चला ली, किसी ने नहीं सिखाया था उसको, पर उसने गाड़ी चला ली। अरे इसने तो गाड़ी चला ली, इसको टेंशन ही नहीं होती, पता नहीं डरता ही नहीं है। मतलब इसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इज स्ट्रेस और फियर अ क्वालिफिकेशन, कि जो जरूरी होनी चाहिए? अरे भाई क्रिएटिविटी है बच्चे की, वो ब्रिलियंट है, उसके पास ब्रेन है, वो कूल है, उसको पता है कि मैं उसने कर लिया। बट हम पेरेंट्स या समटाइम्स टीचर्स, टीचर ने क्या, वो बच्चे ने फटाक से कोई बॉल डाल दी, कहीं से कोई हमने ट्रिप लेकर गए और बच्चे ने रैपलिंग कर लिया, और हमने ओ ये तो डरा ही नहीं, इसने तो रैपलिंग कर लिया, उसने तो जंप कर लिया। तो हम बच्चों को धीरे धीरे बताते हैं कि जब भी आप कुछ करते हो तो उससे पहले टेंशन या फियर जरूरी है। वहां से आए वर्ड स्ट्रेस। तो क्या स्ट्रेस या फियर क्वालिफिकेशन है? डेफिनेटली नॉट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस इज अ क्वालिफिकेशन। अगर आप अवेयर हैं ये जरूरी है। नॉलेज इज अ क्वालिफिकेशन, alertness is a qualification, but definitely not the stress or fear a qualification. fear तो कभी भी क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, ना ही स्ट्रेस हो सकता है। क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है? कि हम बच्चों को नॉलेज दें, उनको अवेयर करें। अगर उसने गाड़ी चला लिया तो हम उसे बताएं, बेटे चला लिया है, इट्स गुड, बट यू शुड हैव द ड्राइविंग लाइसेंस, यू शुड हैव द सीट बेल्ट फर्स्ट, देन यू शुड गो फॉर अ राइड। तो वहां हमने उसको अवेयर किया, नॉलेज दिया, अलर्ट किया, ये तो क्वालिफिकेशन हो सकता है। लेकिन हम उसे कहें कि तुझे टेंशन नहीं होती, ये गलत है। वहां से हम बच्चों को डाल रहे हैं आदत स्ट्रेस लेने की, कि कुछ भी करने से पहले, कहीं भी अपीयर होने से पहले आपको स्ट्रेस हो। एक्चुअली स्ट्रेस होता है जब वो बच्चा अनप्रिपेयर्ड होता है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम स्कूल्स की बात करें, एक परसेंटेज की बात करें, अगर बच्चा 99% का है तो क्या बनेगा? एनीबडी कैन टेल? बड़ा सिंपल सा है, अगर किसी भी पेरेंट का बच्चा 99% वाला है तो मेडिकल में जाएगा जी, ये तो ऐसे ही है। यस मैडम, में यही भी जा सकते हैं मैम, हाँ जी, कॉमर्स में भी जा सकते हैं, जा तो सकते हैं, पर पेरेंट्स की सोच क्या होती है कि 99 वाला है, अभी इसको मेडिकल करा दो क्योंकि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो डॉक्टर बन जाए। अब तो मैडम सिनेरियो चेंज हो चुका है। 99% वाला है, नाउ डे चेंज। पेरेंट्स की now आशा तो तभी चार हम चांद बात लग कर रहे हैं जाती इस है। बारे में। चीजें बहुत बदल गई हैं, पर अभी भी बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। 90% से अबव वाले जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स को यही लगता है कि या तो वो इंजीनियर बने, नहीं तो वो डॉक्टर बने,
उसके बाद वो किसी और लाइन का ख्याल आता है अगर बच्चा उससे नीचे है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये 90 वाले या 99 वाले जिनकी तो लाइंस डिसाइडेड है, तो उनको तो कोई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिली ही नहीं, उनके पास तो सिंगल ऑप्शन था और दे हैव चूजन दैट ऑप्शन। लेकिन अगर कोई बच्चा 60% मार्क्स लेता है तो उसके लिए लाइफ ओपन है। इफ अ चाइल्ड इज ऑफ 60% मार्क्स, देन life gives opportunities to that child, then he has to he really looks around, तब वो आसपास देखता है चारों तरफ कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर सकता है। तो दैट मीन्स कि अगर 60% मार्क्स है हार्डली मैटर्स, बिकॉज उस बच्चे के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है देखने के लिए, तो उसके पास वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है और जहां वो कामयाब होता है। और आप देखो जनरली जो एवरेज स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा कामयाब है, रादर जो बुकिश नॉलेज में ज्यादा अच्छा था वो प्रैक्टिकली उतना कामयाब नहीं होता यूजुअली। आई कैन नॉट से इट्स डेफिनेट, बट जनरली वी हैव सीन, दिस इज आवर एक्सपीरियंस ऑल अराउंड, कि जो हमारे क्लास में थे बहुत ब्राइट थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड लिया और वो वहां चले गए, वहां है, इट्स ओके फाइन। बट हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, इधर भी गए उधर भी गए। आई स्टार्टेड टीचिंग, उसके बाद आई वेंट टू वर्कशॉप्स, आई देन आई joined as a principal, now I am CBSE resource person, I am doing AKS alert knowledge education workshops। तो मतलब I did many things because I was not of 90% student, I was average 73 74, that was my percentage। तो मुझे देखना था कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस लिए। सिमिलरली जो भी बच्चा है अगर वो 60% वाला भी है तो उसके मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे कि वो लाइफ में क्या करेगा, बल्कि उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ये देखने की कि वो क्या कुछ कर सकता है, वो अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकाल सकता है। अब अगर हम एग्जाम स्ट्रेस को लेके बात कर रहे हैं कि लर्निंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग, व्हेन यू लर्न समथिंग, जब भी हम कुछ नया जानना चाहते हैं जो हम जनरली भी हमने रियलाइज नहीं किया, एंड वी नो अबाउट इट, वी डिडंट रेड अबाउट इट, तो वो जॉयफुल होना चाहिए एक्सपीरियंस या पेनफुल होना चाहिए? ऑब्वियसली जॉयफुल होना चाहिए। अगर हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो हमें आता नहीं है तो वो डेफिनेटली जॉयफुल होना चाहिए। बट और वैसे भी इट्स नेचुरल टेंडेंसी फॉर द ह्यूमन बीइंग दैट if you are learning something new, that's a joyful experience। But what we are doing with our students, why exam stress is there? Because generally हमने वो बोर्ड एग्जाम ब्ला 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 ब्ला, परसेंटेज, मार्क्स, कंपैरिजन, डॉक्टर, इंजीनियर, दिस दैट, उसका बच्चा ऐसा कर रहा है मेरा क्यों नहीं कर रहा, तुमने ये चीजें इम्पोज करके बोर्ड एग्जाम को हमने एक हवा बना दिया है बच्चों के माइंड में। जनरली इसीलिए ही बच्चे को स्ट्रेस है। अगर एक सिंपल सी बात है, अगर हाँ कोई भी बच्चा है जस्ट वांट टू रिमेम्बर फूल पीपल फॉर अ टाइम कि ही लर्न सम थिंग्स एंड जस्ट पास द एग्जाम, और आफ्टर 2 months उसे कुछ पता ही नहीं है, तो दिस इज द डिसेप्शन विद द गोल ऑफ लर्निंग। Actually, what is schooling? What is learning? To learn something. A child is going to the next class. Why? Because he must know something. एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता तभी है जब उसे कुछ आता हो। अगर उसे कुछ आता नहीं है तो there is no use। ऐसा तो नहीं है सिर्फ एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर दिया इसलिए वो नेक्स्ट क्लास में गया, नहीं, उसे कुछ आना चाहिए तो उसे नेक्स्ट क्लास में जाना चाहिए। ऐसा कंसेप्ट स्कूलिंग का है। What is schooling? कि one should know something at least this much that he will go to the next class। लेकिन अगर हमने 100% मार्क्स भी ले लिए, उसके बाद हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें सोशल अवेयरनेस भी नहीं है, हम सोशली रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लर्निंग? फिर उस लर्निंग का तो कोई बेनिफिट नहीं है। सो द थिंग इज कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अपनी जो फंडामेंटल इंटेग्रिटी है लाइफ की, हमने बच्चे को बतानी है व्हाट इज द फंडामेंटल इंटेग्रिटी ऑफ द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। कि बी ऑनेस्ट, लर्न ऑनेस्टली, डोंट टेक द टेंशन ऑफ द मार्क्स, जस्ट गो थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। आप उस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आगे जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल पास इन द एग्जाम ऑफ द लाइफ। सो
मैंने जो थियोरेटिकली हम कॉज मान सकते हैं स्ट्रेस के, उसको नंबर्ड करने की कोशिश की। अदरवाइज ऑल ऑफ यू आर इक्वली इंटेलिजेंट पीपल सिटिंग ओवर हियर, so you know that which kind of stresses a child is having during the examination, like grades, depression, schoolwork, student loan, peer pressure, assignments, bullying, self-esteem, relationship, tuition fees, and many more. I made a list. इन सभी चीजों को compile करके I found only 3-4 main reasons of the exam stress जो टीचर फाइंड करता है कि एक स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्यों है। तो द थिंग इज हाई एक्सपेक्टेशन, इनएडिक्वेट और लास्ट मिनट प्रिपरेशन। जब बच्चे जो हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे जाते हैं कि ठीक है मार्च में एग्जाम है, फेब में करेंगे, जैन में करेंगे, या उस बच्चे की खुद से या उसके टीचर्स की और पेरेंट्स की एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। बच्चा तो है एवरेज IQ का और हम उससे एक्सपेक्ट करें 90% क्योंकि उसके बड़े भाई या छोटी बहन या उसके कजन्स या उसके पीयर ग्रुप नियर बाय जो हैं वो सभी इतना अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उससे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब बच्चे को एग्जाम स्ट्रेस होता है। सेकेंडली, प्रेशर क्रिएटेड बाय द टीचर्स एंड द पेरेंट्स, एज आई टोल्ड, अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन विद अदर्स। समटाइम्स बच्चे अपने लिए नहीं पढ़ रहे होते क्योंकि उसके 90% है इसलिए मुझे लाना है, चाहे मेरा मैथ अच्छा नहीं भी है तो भी मैं मैथ पे फोकस कर रहा हूँ, जबकि मेरा तो म्यूजिक अच्छा था या मेरा तो इंग्लिश अच्छा है तो आई मस्ट रीड इंग्लिश लिटरेचर बेटर। बट वो दूसरों को compete कर रहा है, खुद को के साथ दूसरों का कंपैरिजन कर रहा है, तब उसे प्रॉब्लम आता है। फियर ऑफ फेलिंग, कई बच्चों को ये बहुत रहता है, मम्मा क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, नेबर्स क्या कहेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे। ये भी प्रेशर, खासकर जॉइंट फैमिलीज जहां आजकल बहुत ज्यादा होता है कि मामा जी के लड़के ने ये कर लिया, मासी जी के बेटे ने ये कर लिया, ताऊ जी का बेटा फॉरेन चला गया, तुम क्या करोगे। वो ये जो फियर ऑफ फेलिंग है ये बच्चों को बहुत प्रेशराइज करता है, बहुत स्ट्रेस करता है। सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर, अब ये ऊपर वाली सारी चीजें अगर बच्चा सिर्फ यही सोच रहा है तो डेफिनेटली वो पढ़ तो सकता ही नहीं, और तो कुछ भी कर सकता है पर पढ़ नहीं सकता। क्यों एक बच्चा आता है 10th का बोर्ड का एग्जाम देके या +2 का बोर्ड का एग्जाम देके और घर आके वो सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका पेपर अच्छा नहीं और उसे मैं कैसे दुनिया को फेस करूंगा, मेरे मार्क्स कम आए तो क्या होगा, मेरा पीयर ग्रुप क्या कहेगा, मेरी तो बहुत अच्छी इमेज थी, मेरे तो मार्क्स बहुत कम है, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो क्या करें, व्हाट टू डू, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल हैं, स्टडीज हैं जो कि जिनके ऊपर मैंने ये लिखा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, वैसे तो मुझे ये वर्ड ही बड़ा ट्रबल करता है ऑलवेज स्ट्रेस मैनेजमेंट, बट वी हैव टू, क्योंकि अभी हमारे बच्चे इन चीजों से गुजर रहे हैं। जब हम SEL को कंप्लीटली क्लासरूम के अंदर ले आएंगे तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्कशॉप हमें नहीं करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, थेरेपीज कर सकते हैं बच्चों की, टीचर्स जो हैं उसके लिए हमें कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं चाहिए, उसके लिए हमें कोई थेरेपिस्ट नहीं चाहिए। अगर हर बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई, उससे बात करें क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्यों नहीं तुमने किया, क्या तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है या तुम क्या फील कर रहे हो, सिर्फ इतनी सी बातचीत ही बच्चे के लिए थेरेपी का काम करती है। एक्सरसाइज, हमारे जितने भी बच्चे हैं 3 I mean एज 3 years 3 years to 18 years तक के बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो वो उन सभी बच्चों को एक्सरसाइज के पार्ट पे बहुत ही फर्म किया जाए कि हर बच्चा एक्सरसाइज करे ही करे, उसकी हॉबीज को भी हम इक्वल वैल्यू दें। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है एकेडमिकली लेकिन साथ में वो सिंगर भी अच्छा है तो हम उसे बताएं, यस यू आर वेरी गुड सिंगर, ठीक है आप क्लास साइड वाइज करो पर अपनी सिंगिंग मत छोड़ो। तो फिर वो उस काम को भी उतने इंटरेस्ट से करते हैं कि हाँ ये भी चलना। हम उसे समझाएं कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हो पर कम से कम आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से उसकी हॉबी को भी हमें इंटरेस्ट दिखा के हम उसका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट वो बच्चा पासिंग मार्क्स लेकर ऊपर जाता रहे और फिर अपना प्रोफेशन वो अपनी हॉबी को बना सकता है। लेकिन टीचर्स का बात करना, यहाँ टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे स्कूल्स में 60 बच्चों की स्ट्रेंथ रहती है, तो इट्स वेरी टफ टू बी इंटरेक्टेड विद एवरी चिल्ड्रन एवरी टाइम, बट स्पेशल केसेस कुछ ही होते हैं। उन स्पेशल केसेस पे अगर टीचर्स लाइक हिंदी टीचर
4 स्टूडेंट्स ले ले अपने कि हाँ इनसे मैं बात करूंगी, इंग्लिश टीचर बात कर ले, मैथ्स टीचर, मतलब 5-7 टीचर्स यूजुअली जाते हैं क्लास में, अगर वो 5-5 स्टूडेंट्स को भी डिवाइड कर ले तो डेफिनेटली वो मोर देन 50% क्लास को कवर कर सकते हैं। और हार्डली इट टेक्स 2 or 3 मिनट्स टू टॉक विद द स्टूडेंट्स। मेडिटेशन, योगा, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट। हम अपने बच्चों को शुरू से बताएं कि व्हेन यू आर कमिंग टू स्कूल तो व्हाट शुड बी योर टाइम मैनेजमेंट। पढ़ने का कौन सा टाइम है, एक्सरसाइज का कौन सा टाइम है, हॉबी फॉलो करने का कौन सा टाइम है, पेरेंट्स के साथ बैठने का कौन सा टाइम है। ये जो टाइम मैनेजमेंट है इट मैटर्स। आजकल बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन तो फिर है और 10 बजे के बाद वो बुक उठा के बैठते हैं, फिर सारी रात जाग रहे हैं, फिर वो सुबह उठ नहीं रहे हैं। So such timetable is very wrong. You cannot achieve the things by following this timetable. We have to tell them that get up early in the morning. And I, being the principal, if I could not show you here that I sit on the stage and I met with all the students. सारे स्कूल अभी तो अब हमने discontinue कर दिया है because of the corona, but we were maintaining social distancing 15-20 days back. और हम 2 months से regular we were doing meditation with all the students, or they were sitting very silently, and we do not need any PTI in our school. They are managing themselves because their energy is channelized. If we follow the meditation process, or we are telling them how to manage your time. I usually ask the students in the morning assembly also, आज बच्चे कितने बजे उठे थे, कौन कौन से बच्चे थे जो 6 बजे उठे थे, but they feel a link with me. I'm the principal, otherwise I don't have time to get involved with every child of the school. It is not possible at all. So, but in the morning assembly, if I take a pinch of 5 minutes, 2 minutes with any of the student, he is happy, but all of them are having a sense that madam हमसे भी पूछ सकते हैं, कभी हमसे बात होगी. That's it. So they will be regular in following their timetables. स्ट्रेस क्यों है, स्ट्रेस के रीजंस, उस अब प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, जनरली अगर एक क्लास में कोई बच्चा या कोई भी बच्चा कहीं भी ये कहता है मैं नहीं कर सकता, तो वो कौन है जो कहता है यस यू कैन? ओनली द टीचर। टीचर ही होते हैं क्लास में जो नहीं बेटे आप कर लोगे, नहीं आप ट्राई तो करो, अच्छा पूरा नहीं कर सकते हाफ तो करो, अच्छा 10 लाइंस में और 4 करो। मतलब दिस इज द टीचर ओनली एंड द कैपेसिटी ऑफ द टीचर ओनली जो बच्चे को कन्विंस कर सकता है कि यस यू कैन डू इट। सो हमने ये अपनी हैबिट बनानी है कि हर बच्चे को ये बिलीव करा दें यू कैन डू इट, यानी बिलीव इन योरसेल्फ। हर बच्चे को वो अपने अंदर बिलीव करे, अपने पोटेंशियल पे बिलीव करे। हमने ये बच्चों के अंदर सेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ स्कूलिंग स्टार्ट करनी है कि हर बच्चे को ये बिलीव हो यस मैं ये कर सकता हूँ, उसकी डिक्शनरी में से ये वर्ड ही निकल जाए आई कैन नॉट डू दैट, वो गिव अप ना करे। तो ये टीचर की ड्यूटी है कि वो उन बच्चों के, और करते भी हैं, ऐसा नहीं है करते नहीं है, मैक्सिमम टीचर से नहीं बेटे तू कर लेगा, कोई नहीं तू ट्राई तो कर, तू कर, मतलब वी कीप ऑन सेइंग दिस थिंग 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स। और ये पेशेंस सिर्फ एक टीचर में ही हो सकता है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा और फिर भी हम उसको कहते हैं नहीं तू कर सकता राजे, तू कर लेगा। So this is the hats off to all the teachers that they are having this much patience and motivate the children every time. So हमने उन्हें सिखाना है believe in yourself. Next is set realistic goals. बच्चे ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको रियलिटी पता ही नहीं है, तो हमने उनको बताना है कि हाउ टू सेट देयर गोल्स, कि अगर आप मैथ में बहुत अच्छे, यू कैन कंटिन्यू विद मैथ इन योर फ्यूचर लाइफ। और अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल मैथ बहुत अच्छा, तो उनसे बता सकते हैं कि आप बैंकिंग लाइन में बहुत कामयाब होने वाले हो। अगर किसी बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल है तो उसे मोटिवेशनल स्पीकर भी बना सकते हैं और मार्केटिंग में भी भेज सकते हैं। तो हमारा ये ड्यूटी है कि हम हर बच्चे के गोल सेटिंग में उसको रियलिस्टिक गोल सेट कराएं रादर द फॉल्स गोल्स। अब बच्चे ने टारगेट रख लिया अपने 95% और बच्चे के आ रहे हैं 59%, वो कैसे अचीव होंगे? तो एग्जाम स्ट्रेस ही होगा। अगर वो 60% वाला बच्चा है तो हमसे कहिए इट्स ओके, इफ यू आर हैविंग 60% दैट्स फाइन, इट्स वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर उसके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। और हम हर बच्चे को बताएं ईट स्लीप एंड एक्सरसाइज वेल।
टाइम से खाना, टाइम से सोना और एक्सरसाइज करना, तीनों ही काम बहुत जरूरी हैं अगर आप एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हो। नॉट एंड ओनली द एग्जाम ड्यूरेशन बट ऑलवेज टू लिव द हेल्दी लाइफ, दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दैट। डोंट गो इट अलोन। आपका जो भी रास्ता है लाइफ का, आप उसे अकेले नहीं कर सकते। यू नीड सम पीयर्स। अपने साथ वाले बच्चों से फ्रेंडशिप करना ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चों के खुद की एज ग्रुप के फ्रेंड्स हो, वही वो एक्सप्लोर करते हैं अपने आइडियाज को, वही उनके अंदर वो एक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं। तो अगर वो अकेले हैं तो वो कभी उतने एक्सप्रेसिव हो ही नहीं सकते। तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, चाहे वो उसका लेग पुल कर रहा हो, चाहे वो उसे टीज कर रहा हो, और चाहे वो उसका पेन शेयर कर रहा हो, बट फ्रेंड तो जरूरी होते हैं। उसके बाद पेस योरसेल्फ एट पैनिक। आई मीन कि जब उसको एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है तो वो सोचे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। SEL में मैंने यही कहा, सेल्फ मैनेजमेंट टू कंट्रोल द इमोशंस, कि वो अपने जो पैनिक की स्पीड है उसको कम करे। देखे कि एक्चुअल वो प्लान करे कि मुझे सिलेबस कैसे करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट को पहले लेना है, रादर इसके कि वो सिर्फ पैनिक में पड़ा रहे। एंड डेफिनेटली अगर वो अकेला फील कर रहा है तो उसको, जिसके ऊपर भी वो ट्रस्ट करता है, ही शुड और शी शुड टॉक टू समवन, कि उसे किसी ना किसी से बात करनी चाहिए। देन ओनली द चाइल्ड कैन कोप अप विद दिस एग्जाम स्ट्रेस। अगर है, पहले तो हमारी कोशिश तो यही हो कि एग्जाम स्ट्रेस हो ही ना। अगर फिर भी एग्जाम स्ट्रेस है तो सिर्फ यही तरीके हैं कि हम बच्चों को बताएं कि सिलेबस को प्लान करो जितना आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 100% सिलेबस कवर करे, वो 70% अच्छी तरह से कर ले, ही विल स्कोर गुड मार्क्स। अगर वो 50% अच्छा कर लेगा, ही विल स्कोर पासिंग मार्क्स। तो वो उस बच्चे का IQ है, लेकिन हम उसे गाइड करें कि सिलेबस को कैसे प्लान करना है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। ये हमने हर बच्चे को क्लियर करना है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स। और द बेस्ट रिलीवर डेफिनेटली ऑफ एनी एज, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, you should go for meditation. Meditation is the best part to follow in life. ये हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। अगर हम किसी भी टाइप का, इवन टीचर्स भी, हम लोग भी फेड अप हो जाते हैं समटाइम्स। टीचर्स बार बार आ रहे हैं, प्लानिंग्स, मैम सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, मैम बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे, मैम ये बच्चे थ्रू आउट टाइप मैसेजेस करते रहते हैं, है ना। लॉट मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। तो अ टीचर ऑल्सो नीड सम रेस्ट, क्योंकि उसने अपनी फैमिली भी देखनी है, or others also. So everybody should at least meditate for 10-15 minutes daily. And if you are not able to meditate, you can recite, you can do Om Uchcharan. Definitely you will go in state of meditation. If you are reciting Om, then you are doing meditation, because फिर हम सिर्फ ओम के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी एक मेडिटेशन है। और अल्टीमेटली I believe one book in India that is definitely भगवत गीता, जहां आपको हर चीज के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। पर हमारे बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस के लिए ये मंत्र 101% कामयाब है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। मतलब हम बच्चों को सिखाएं, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, कि आप अपना काम करो, बट यू नेवर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट ऑफ योर एक्ट्स। आपने जो कर्म कर दिया दैट्स फाइन, उसके फ्रूट की आप कोई चिंता मत करो। एंड नेवर कंसीडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स। आपने बहुत मेहनत की, फिर भी आप पास नहीं हुए, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कंपटीशन क्लियर हुआ, आप जो है PMT वेयर एवर यू विश टू टेक द एडमिशन एंड यू डिडंट गेट द एडमिशन, so that is not your fault, because कर्म करने में आपकी आसक्ति हो सकती है, उसके फल में आपकी आसक्ति नहीं हो सकती। अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही ये चीज सिखा दें कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर जो कर्म कर रहे हो वो धर्म के आधार पर, मतलब राइट ऑनेस्टी से करो, 100% डिटर्मिनेशन से करोगे तो डेफिनेटली फ्रूट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन उस फ्रूट का इंतजार नहीं करते बैठना, हमने अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू करना है, और डेफिनेटली you will get the good results. And that is what the examination stress was and their solutions.
And now the house is open to you. If anybody asks you something, then you are most welcomed. Otherwise you can give me the feedback. Rather I was clear to everybody or not. किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, किसी भी साथी का प्रश्न हो कोई भी तो हैंड रेज कर दीजिए, उसके अनुसार से ही माइक ऑन करते रहेंगे। सर मेरा बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप। हेलो यस सर, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैडम ने अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया है, उसमें व्हाट इज एसपीए इन स्ट्रेस मैनेजमेंट? I didn't get the question, please. What Excuse is me? SPA? What is? What SPA in stress management? स्ट्रेस Can you show? स्ट्रेस मैनेजमेंट खोले मैम एक बार, स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो आपका पीपीटी था स्लाइड वो लेके। Stress management, the chart of stress management showing one thing, that is SPA. Let me see. This one ma'am, 14 one 14? maybe. Yeah, SPA, spa. SPA. What Spa, is sir, SPA? it's spa. Mental spa. Mental spa. Mental spa. Are you able to see me? Yeah. Yeah, this is the mental spa. Will you please describe it? Pardon, sir? Can you please describe it again? You can take some oil for the students take some oil for their head and they can do like this. This is called spa. And if you are taking steam, then also it relaxes your mind and give new ideas to you. Thank you, ma'am. Anything else? जी बहादुर सिंह जी। हाँ यस सर। मैडम जी मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ जी बिल्कुल सर। हिंदी में, जो बच्चे मान लिया अपनी आशा के विपरीत 99% नंबर ले आते हैं और हाँ जी। आप उसके सपने तो बड़े रखने चाहिए, कहते हैं कि अगर सपने छोटे हो तो वो बड़े सपनों के दुश्मन बन जाते हैं, तो 99% वाला से कम आशा क्यों रखें, बल्कि और अच्छा करने की आशा रखें? तो फील्ड भी आशा यही तो है बिल्कुल मेडिकल। अच्छी रखनी ही चाहिए सर। हाँ, 99% वालों से को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना सर। एग्जाम स्ट्रेस 99% वाले बच्चे को तो होता ही नहीं है। एग्जाम स्ट्रेस होता है जिस बच्चे ने 60% लेने हैं ना मार्क्स, उसको होता है एग्जाम स्ट्रेस। ये जो सारी बातें ये टोटली इम्प्लीमेंट होती है एवरेज स्टूडेंट के ऊपर। जो 99% वाला है उसको तो कोई टेंशन होगा ही नहीं मैडम ये उसको हमें स्ट्रेस रिलीजर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पैक्ड है, उसे पता है। और हाई एस्पिरेशंस रखना कोई बुरी बात नहीं है। यस बिल्कुल, जो बच्चा 99% वाला है उसको तो सोचना ही चाहिए कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं कमांडर बनूंगा, उसको तो रखना ही है और उसके सपने जीना हमारा भी काम है। लेकिन ये बात अप्लाई होती है कि जब एक 60% वाला बच्चा 99% वाले की कंपनी में जाता है तो वो 60% वाला प्रेशर में आ जाता है। तो हमने उसको बताना है कि नो, देयर इज नो प्रॉब्लम, 60% वाला बच्चा भी कामयाब है ना? नहीं आपने कहा ना मैडम, माँ बाप की जो आशा है वो बहुत बड़ी हो जाती है, वे उससे नहीं तो इंटेलिजेंट बच्चे से तो आशा करेंगे ही ना सर। करनी ही पड़ती है ना मैडम जी। हाँ वो तो करेंगे ही सर। ये मैंने जिसको एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए है कि हम उससे हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें ताकि उसको स्ट्रेस ना हो। जो ऑलरेडी अपना लेके ही एम चल रहा है और उसको कोई एग्जाम स्ट्रेस है ही नहीं, तो उसके ऊपर तो हाई एक्सपेक्टेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होता। अप्लाई उस पे होता है जिसको एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है। समटाइम्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है और उसके पेरेंट उस लोगों के सामने बार बार फैमिली में गेस्ट है, मैरिज है, और वो क्या कह रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये क्रैक करेगा। आपने मूवी देखी अच्छी छोरे? हाँ देखिए मैडम, देखिए। उसमें बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन वो इंजीनियरिंग का टेस्ट जो है वो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाता। अब उसे प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि उसके फादर ने कहा कि तेरा क्लियर होगा 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 और तब हम ये करेंगे, पर उसने उसको ये नहीं बताया था कि अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, है ना? तो ठीक है मैडम, दोनों बहुत अच्छी बात है सर। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलने चाहिए। एक्सपेक्टेशन कर लो, वेल एंड गुड। नहीं करोगे बेटे, हार्डली मैटर्स, कूल, कोई बात नहीं।
ये एटीट्यूड रखना चाहिए पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी डेफिनेटली। हाँ जी ठीक है सर, मैम, मुकेश एक सर। नेक्स्ट। मनदीप जी कमालपुर से। गुड नमस्कार मैम। आफ्टरनून सर। मुकेश मैम, सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून रूबी मैम, मुकेश जी आप उनके बात करना, मनदीप जी का नंबर कैसे है। आप? हाँ जी, हेलो। हाँ श्योर। हेलो हाँ जी। मैम, जो आप ये कह रहे हो ना, जो 60 से ऊपर होते हैं उन बच्चों में तो एग्जाम स्ट्रेस होता है नहीं, मेरे को तो लगता है इसके अपोजिट है बिल्कुल। क्या सर? जो जैसे जो बच्चे 60% से या अब मान लो 90% वाले बच्चे, उनमें एग्जाम स्ट्रेस ज्यादा होता है, और जो बच्चे मतलब बिलो हैं या एवरेज है वो लेते ही नहीं। मैंने तो इस तरह का देखे हैं स्कूल। मैंने ना सर 60% इसीलिए रखा था क्योंकि जो 90% से अबव वाले बच्चे हैं, अगर उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनको प्रेशराइज नहीं करें तो उनको नहीं होगा स्ट्रेस। यही अभी जो आपसे पहले सर बात कर वो यही तो कह रहे थे ना कि उनसे हाई एक्सपेक्टेशन क्यों ना रखें। अगर हम उनसे हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उनको पूरी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको रिपीटेडली प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके गोल्स उनके सामने रखे जा रहे हैं, नहीं यू हैव टू क्रैक पीएमटी, यू हैव टू क्रैक पीएमटी, या यू हैव टू क्लियर यूपीएससी, तो फिर वो बच्चा अंडर प्रेशर रहता है। लेकिन अगर हम उसकी डेवलपमेंट को, उसकी ग्रोथ को, उसके एग्जामिनेशन को उसके ऊपर छोड़े तो वो प्रेशराइज नहीं है। अगर वो प्रेशराइज नहीं है तो वो अपने टारगेट, जो आपने सपने देखे हैं, जो उसने देखे हैं, वो पूरे कर सकता है। लेकिन अगर हम डेली उसको एक प्रेशर दे रहे, एक दिन रख दी उसके सिर पे, तू कर लेगा, फिर नेक्स्ट डे रख दी, तो फिर वो भी प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन जो 60% वाला बच्चा है वो 40% वाले से नहीं रख रहा होता, वो 80% वाले से रखता है, वो इसलिए प्रेशर में है। और जो 50% वाला, उसे पता है मैंने सिर्फ पास होना, तो वो सिर्फ रिलैक्स्ड है, उसको प्रेशर होता नहीं है, क्योंकि उसको क्या पता है कि मुझे पास होना है ना, मुझे तो खेती करनी है या मुझे फादर की शॉप पे बैठना है, उसका टारगेट क्लियर है, तभी सिर्फ प्रेशर नहीं है। और प्रेशर होना भी क्यों चाहिए? प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए ना, चाहे वो 40% वाला हो, चाहे वो 70% वाला हो, चाहे वो 100% वाला। अब आज मैंने आपकी वर्कशॉप करनी थी, मुझे पता था मैनी इंटेलेक्चुअल्स आर सिटिंग टुगेदर एंड आई हैव टू डू द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आई हैव टू गिव द लेक्चर, बट मुझे पता है ना कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तो मुझे कोई प्रेशर नहीं है। अदरवाइज मैं भी 80% 70% से 80% वाली स्टूडेंट हूँ। अगर मेरे को ये रहे कि हाय मेरी तो तैयारी नहीं हुई, मैं तो मेरी पीपीटीज ठीक नहीं बनी, तो मैं भी प्रेशराइज हो जाऊंगी, यार मेरी मैनेजमेंट है मैडम, आप तो कर ही लोगे, आप तो अच्छे करोगे, आप तो अच्छे करोगे, तो मैं भी प्रेशराइज होकर यहाँ भूल जाती है ना। मैंने रखे थे अपने नोट्स आगे, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ी कुछ देखने की, क्यों? क्योंकि आई वाज कूल, क्योंकि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई बर्डन नहीं था, है ना। ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, किसी के साथ भी। आप देखिए, आप कोई डील करने जाते हैं, अगर घर से आपको एक फीडिंग मिल रही है, नहीं नहीं ये तो कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा, इवन आप ड्राइव कर रहे हो, आप रोज ड्राइव करके जाते हो, और एक दिन आपके साथ एक ऐसा ओह गाड़ी आ गई, ओह कुत्ता आ गया, ओह इंडिकेटर नहीं दिया, आप ड्राइव नहीं कर सकते सर, आप भी प्रेशर में आ जाते हो। It's not about the percentage, it is about the environment we create around the child when he is in the school or going to appear in the exam. Are you getting my point? What I wish to say, this is not about the exam, this is not about the examination, it's about the pressure imposed on the students. मैम, एक जो आज के बच्चे हैं, आज जैसे आपका स्कूल तो पंचकुला में है, और जो गवर्नमेंट्स के स्कूल्स के अंदर जो बच्चे होते हैं, ये वैसे ही है जैसे कहते हैं ना, इंडिया और भारत तो अलग अलग चीज है। तो इसी तरह से आपके बच्चे और जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे हैं, दीज आर टू टाइप्स। इसी तरीके से जैसे आपकी जो पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, वो तो वहाँ पे तो ठीक बैठती है, लेकिन जो मतलब ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर जो आप साइकोलॉजी लगाते हैं या पेडागोजी से टीच करते हो, मैच नहीं करती मैम। एक तो दूसरा सर मैंने उसके लिए हमें वे आउट्स तो निकालने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि बच्चा तो अल्टीमेटली बच्चा ही होता है। सर मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेटेड हूँ, आई एम द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। मैम, जैसे आप तो पंचकुला से पढ़े होगे या फिर चंडीगढ़ से पढ़े होगे, वहाँ की स्कूलिंग और यहाँ की स्कूलिंग में तो बहुत डिफरेंस है। सर ऐसा मैं नहीं तो है, कैथल के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, हम सभी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं, और हर बच्चे पर ही आइडियोलॉजी, ये ट्रिक है जो मैम ने बताई, ये लागू होती है। बात ये होती है कि हम कितना हद तक वहां पहुंच पाते हैं उस बिल्कुल बच्चे तक। डेफिनेटली। नहीं सर, एक इसके अंदर ये है ना, लैंग्वेज हर्डल बहुत होता है। जैसे आज के टाइम में क्या हर एक पेरेंट्स को ये होता है, इवन जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, कितने गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको सभी को करते कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं वो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक इंग्लिश के कारण ही वो बहुत नीचे रह जाते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए सर,
डेफिनेटली इस बारे में काम होना ही चाहिए। बट ये हमारे आज की उसका जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली हम सब मिलके बात करेंगे इस बारे में और मोदी जी को लिखेंगे अगर वो तब तक पीएम रहे, क्या होनी चाहिए कि हिंदी की उतनी होनी चाहिए जितनी इंग्लिश की है, शायद इंग्लिश से ज्यादा होनी चाहिए। मुकेश जी, बहुत सारे काम हो चुके हैं इसके ऊपर और वो अलग ओरिएंटेशन हाँ जी, उसके बारे में बिल्कुल। इसी जैसे मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था और वो सरकारी स्कूल में पढ़ा था, उसके 8th में 37% मार्क्स थे और इवन बीकॉम तक वो बहुत सिंपल था, लेकिन उसके बाद बात है मेहनत की। उसके बाद उसने मेहनत की और इवन वो अब कमिश्नर लगा हुआ है। तो वही सर बात वही आ गई ना, मेहनत करेगा जो तो उससे वो गांव से अब सर हमारे विपिन रावत जी, स्वर्गीय विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे, पर वो कितने छोटे गांव से आते थे। तो सर कभी भी डेमोग्राफी मैटर नहीं करती कि पर्सन कहाँ तक जाएगा, ये सिर्फ हार्ड वर्क मैटर करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे, लेकिन मैं सीखना चाहते हैं। ये तो आप मानते हो ना, लैंग्वेज तो हर्डल है बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के उसमें। सर हो सकती है, बट लैंग्वेज को इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसे समझा ना जा सके। अब हमारे नीरज है जो गोल्ड मेडल जीत कर आए, उनकी लैंग्वेज देखी है आपने? नहीं, वो तो गेम्स में हो गया मैम, वो ठीक। तो क्या हुआ सर, गेम्स में भी हर जगह ऐसा ही है सर, हर जगह ऐसा ही है। अगर आप काम करते हैं मेहनत से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अचीव ना करें। और एक मैम लैंग्वेज हार्डली मैटर्स। वो साइंस वाला बोल रहे थे ना, जैसे 95 से वो बातें हैं, वो तो चेंज हो गया। अब 95, 98 वाले बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं और यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। सिनेरियो चेंज हो चुका है। थैंक हो यू। गए, बहुत चीजें चेंज हो गई है। हाँ जी मुकेश सर, बहुत देर से लाइन में। हाँ जी जरूर मैडम। हाँ जी सर। अच्छा लगा जी आपकी वर्कशॉप रन करके। थैंक यू सर। बट सर यू आर नॉट ऑडिबल। मैनेजमेंट अपने बच्चों के। हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट करें मुकेश जी, आप सुन रहे हैं मैडम? आप क्वेश्चन रिपीट करें। हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। बाहर के बच्चों को समझा देते हैं क्लासरूम में, या इजी स्लीप और टाइम मैनेजमेंट मेरे अपने घर में ही प्रॉब्लम रहती है। का कोई टाइम नहीं है, शायद 10 बजे 9 बजे 10 बजे स्टार्ट होगी तो रात वो सारा डिस्टर्ब रहता है। तो हम अपने बच्चों को किस तरह से हेल्प कर? सर मुझे वैसे आपका क्वेश्चन ढंग से सुना नहीं है, लेकिन मुझे समझ आया कि आप अपने घर में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चे टाइम से उठते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, और ये सिनेरियो आपके घर में रहता है। तो आप अपने घर के बच्चों को कैसे मैनेज करें, ये शायद आप कहना चाहते हैं। सर बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है कि जो मैं दूसरे से चाहती हूँ पहले वो मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँ। अगर मैं खुद रात में 10 बजे तक 11 बजे तक फोन पे लगी हुई हूँ, नेट पे सर्च कर रही हूँ या टीवी देख रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर मैं सुबह 5 बजे खुद उठ जाती हूँ और फिर अपने बच्चों को भी मैं दूध या चाय गर्म करके देती हूँ उठने के लिए, तो डेफिनेटली उनको उठना पड़ता है क्योंकि मम्मी उठ गई है ना। तो पहले मुझे अपनी आदतें चेंज करनी है, तब मुझे अपने बच्चों पे अप्लाई करना है, क्योंकि वो वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। सर ये मानने वाली बात है, मैं भगवान का बड़ा शुक्र भी करती हूँ। हो सकता है मैं फॉर्चुनेट हूँ, मेरे बच्चे सुबह 6 बजे से पहले उठ जाते हैं क्योंकि उनको पता है मम्मी उठ जाएगी। उसके बाद जिम जाना है, बड़े हो गए हैं तो जिम जाते हैं, तो वो जिम जाते हैं, मैं वॉक पे जाती हूँ, तो उनको पता है कि भाई 6 बजे चाय मिलनी है तो मतलब 6 बजे ही मिलनी है। ब्रेकफास्ट बिना नहाए नहीं मिलेगा, कृष्णा को भोग लगाए बगैर नहीं मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। तो सर क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा, या मैं उसमें बिल्कुल मैंने वहां पैम्पर नहीं किया। प्यार की जगह प्यार है पर डिसिप्लिन की जगह डिसिप्लिन है, और मैंने अपने घर में किया है और यही किया है। मैं खुद पहले उठती हूँ, फिर हाथ पकड़ के उठा लेती हूँ, चलो बाहर, और लॉबी में आके चाहे कभी बेड में चाय नहीं देती, बाहर आके ही चाय देती हूँ। तो डेफिनेटली सर अगर हम खुद फॉलो करें, करा होता शुरू से हम करा होता, या बच्चों की जो मदर्स है वैसे बेसिक ड्यूटी उन्हीं की बनती है कि वो खुद वो सोचे रजाई में बड़े बड़े बच्चे को, अरे बेटा उठ जाओ पढ़ लो, तो सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो देखेंगे वो वही करेंगे। अगर मैंने रजाई छोड़ दिया तो डेफिनेटली वो उठेंगे। जी सोनिया जी, सोनिया सोपन जी। नहीं मैडम, अपनी हैबिट्स 100% ठीक है। फुल डे एक्सरसाइज के बाद प्रॉपर टाइमिंग तो की बात होती है। लगता है कि हम स्टार्टिंग से हम लोग ने इन चीजों को नहीं सिखा पाए। हाँ सर है बच्चों में, क्योंकि हो सकता है आपका भी एक ही बच्चा हो या दो हो,
जो भी है। लेकिन अगर हम आज भी उनको फोर्स करें, उनको मेडिटेशन साइड पे डालें, योगा साइड पे डालें, तो डेफिनेटली सर वो उठेंगे और उनको इस चीज के कोर प्रॉन्स बताएं, बैड और गुड का डिफरेंस। यही इसीलिए तो SEL की जरूरत है कि बच्चे शुरू से। अब आपके बच्चे तो सर बड़े ही होंगे, कितने बड़े हैं सर, एज क्या है बच्चों? हाँ डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में मैडम 21 years एंड सेकंड। एक मिनट में बीच में 101 in 4th year LLB। सुरेंद्र जी शो माजरा से बार माइक ऑन कर रहे हैं, कृपया अपना माइक ऑफ रखिए। सुरेंद्र जी शो माजरा से, थैंक यू। हाँ जी सर, तो पता है क्या, अब ये बहुत बड़े हो चुके हैं बच्चे, वैसे जो बेसिक हैबिट्स डेवलप करने की थी, लेकिन अब तो यही है सर कि माइट बी लिविंग इन द हॉस्टल्स। जो बच्चा बाहर है तो वो तो हॉस्टल में ही होगा, है ना, तो उन्होंने अपनी क्लासेस वगैरह के हिसाब से। लेकिन ये जो हम बात, ये तो सर जब हम स्टार्ट होते हैं ना, जब हम क्या सोचते हैं, ये गंदी आदतें कैसे पड़ती है बच्चों में, जब वो 6-7 साल के और आज संडे, अरे आज इसको सो लें तो 8 बजे तक। जब वो पेरेंट्स उस वाली थ्योरी पे चलते हैं ना, चलो अभी एग्जाम ओवर हुआ है, चलो आज सो लेने दो, चलो कल सारी, अभी तो मतलब जब हम बच्चों को फॉर ग्रांटेड लेने देते हैं चीजों को, अगर रूल हमेशा रूल रहे तो डेफिनेटली सर वो फॉलो करते हैं। पर अब आपके बच्चे तो सर काफी बड़े हो चुके हैं, तो इन चीजों पे लेकिन हाँ, छोटे बच्चों पे जब वो 3rd 4th से हैं, तो हम ये मतलब 3-4 years से लेके अगर उनको हमने आदत डाली है, तो उनको अब जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 साल के बच्चे को जगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही उठ जाते हैं जी। उठे होते हैं पहले बच्चे अपने आप। they are वो सर आजकल के बच्चे जो बड़े हो गए सर, बीच जो सर ये 10 years गए हैं ना, लास्ट 10 years, इनमें बच्चे मोस्ट पैम्पर्ड हुए हैं। 10-12 years ये स्टडीज कहती हैं कि जो 10-12 years से जो बच्चे हैं ना, यही सबसे ज्यादा तंग कर रहे हैं, जो आज की डेट में 21-22 साल के हो गए हैं। क्योंकि हमारी जनरेशन ने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखी, तो वो अपनी लाइफ में एक बिलो या एवरेज लेवल से हाई क्लास में पहुंचने के लिए इतने हार्ड वर्क में लग गए कि वो अपने बच्चों को फैसिलिटीज देने के चक्कर में, शायद संस्कार देने में थोड़े से पीछे रह गए। लेकिन अब दोबारा ये चीजें आ रही हैं, लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, स्कूल्स भी कर रहे हैं, तभी ऐसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को राइट ट्रैक पर लेकर आए। तो डेफिनेटली सर काम करेंगे अब आगे मिलके, तो जो आगे की जनरेशन होगी वो ऐसे नहीं होगी। यस। चलो अगला सर मेरे से पर्सनली बात करवा देना। देखो मैं तो ये कह सकती हूँ, बीइंग योर स्टूडेंट, मैं इतना तो कर सकती हूँ आपके लिए कि आप के बच्चों से बात करके उन्हें राइट ट्रैक पे लाने की कोशिश करूं। ठीक है सर। Yes, thank you ma'am, thank you, and please share your number on my number ma'am. Okay. सोनिया सोपन जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि स्ट्रेस आउट के लिए कोई थेरेपी वगैरह जो बता रहे हैं उसमें 1-2 पॉइंट्स बताना आप दोबारा से। और हाँ जी, और सेकेंडली मैम, जैसे कई बार ये होता है, एक एग्जांपल दूंगी, मेरा ब्रदर है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है कि वो 1 घंटा पढ़ता है तो वो सब कुछ याद कर लेता है, लेकिन पेरेंट्स उसके ऊपर फोर्स करते हैं कि जब तेरी कैपेसिटी इतनी है, मेमोरी इतनी है, तो 4 घंटे क्यों नहीं पढ़ता। तो वो चीज यस मैम, उसने बिना किसी कोचिंग के एनडीए पेपर क्लियर किया, कोई भी कोचिंग नहीं, वो 2nd ईयर में था, और इंटरव्यू में भी लास्ट डे फाइनल इंटरव्यू में उसको सिलेक्शन नहीं हुआ, बस ये लगा लो। ओके। तो लेकिन पेरेंट्स कहते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हो, कर नहीं रहे हो, ये चीज भी तो प्रेशर करती है मैम। हाँ, तो ये तो मैं कह ही रही हूँ कि जो हाँ, ये तो फिर ये पेरेंट्स को समझाने वाली बात है ना, यहाँ तो पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। और आप खुद टीचर हैं या जो भी, आई डोंट नो व्हाट यू डू, तो आप जो है आप खुद समझाइए अपने पेरेंट्स को। अगर आपका ब्रदर है तो आपके पेरेंट्स है, आप उनको समझाइए कि इट्स रॉन्ग। टीचर्स के साथ कई बार बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं ना इसी तरह के, उनको बताना पड़ता है, वो कहते नहीं है, उनको आप बता सकते हो, नहीं है तो आप उनको बता सकते हो ना कि गन्ने का रस, एक गन्ने को जब हम एक बार रस निकाल लेते हैं तो वेस्ट हो जाता है, तो डोंट मेक योर चाइल्ड वेस्ट। आप उनको ये चीज समझाइए कि इनकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, लव योर चिल्ड्रन, आप इनको अपनी एसेट मत समझिए। ये हमें समझाना पड़ेगा। जो इंटेलिजेंट बच्चों से पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि उन बच्चों की लाइफ ही सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो हमने जो पेरेंट्स आपके पास ऐसे आते हैं, तो आप उनको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, हाउ टू टैकल द मोस्ट इंटेलिजेंट चिल्ड्रन,
आप उस तरह का प्रेजेंटेशन आप उन पेरेंट्स को बुलाकर दिखाइए, आप अपने फोन में सेव रखिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें दिखा सकते हो। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है मैडम, उनके नंबर पे शेयर कर दो, यू गो थ्रू दिस देन टॉक टू मी, आप ऐसा कर सकती हैं। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं? यस मैम। हाँ जी, तो आप बिल्कुल करिए, बल्कि अपने इस तरह के पेरेंट्स को इकट्ठा कीजिए, उसके बाद किसी स्पीकर को बुलाइए और उनसे बात करवाइए। अदरवाइज जो आपके एरिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाइए, उनकी वर्कशॉप कराइए। आजकल पेरेंट्स को भी इक्वली अटेंड करना पड़ता है, सिर्फ चाइल्ड को अटेंड करने से काम नहीं चलता, पेरेंट्स को भी बहुत समझाना पड़ता है। तो आप पेरेंट्स के लिए होता है कि बच्चा वैसे इंटेलिजेंट है, मार्क्स कम ला रहा है, तो उसकी इंटेलिजेंसी को नहीं देख रहे, वो कहते हैं मार्क्स आने चाहिए। हाँ, तो आप उनको बताइए ना कि मार्क्स इज नॉट द पैरामीटर टू डिफाइन कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। बोलो जब वो लाइफ में जाता है तो वहां पे कोई, अब मैं हूँ, मैं आज आपकी रिसोर्स पर्सन हूँ, तो आपने मुझसे कौन सा मेरा परसेंटेज पूछा है, तो उनको आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि मैं आपके बच्चे को पढ़ा रही हूँ, कौन सा आपने मुझसे मेरा परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज, जब हम किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कोई उससे नहीं पूछता कि आपने +2 में क्या परसेंटेज लिया था। आप इस तरह के लाइव एग्जांपल दे सकते हो ना उनको। ओके मैम। ठीक है ना? थेरेपी मैम, एक दो थेरेपी थेरेपीज में आप सबसे पहले तो जो भी बच्चा स्ट्रेस्ड है, या अगर आपको लगता है आप स्ट्रेस्ड हैं या आपके एनवायरनमेंट में कोई स्ट्रेस है, सबसे पहले हर किसी का काम है मेडिटेशन। मेडिटेशन से अच्छा कोई स्ट्रेस रिलीवर है ही नहीं। प्राणायाम कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। बट एक बहुत ही सिंपल चीज है, अगर आप अपने लिए पूछ रही हैं, जब आप खाना बनाती हैं तो आप किचन में मोबाइल पे कोई भी बहुत हल्की आवाज में कोई भी मंत्र उच्चारण लगा लीजिए आप, जो डिवोशनल और रिलीजियस हो, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे आई यूज्ड टू से ओम नमः शिवाय ओनली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इट मेक्स यू मोर एनर्जेटिक और आपकी थकान बिल्कुल उतर जाती है। दीज आर द स्ट्रेस फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग एग्जाम्स। हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम यू कैन टेल देम टू हैव bumpy balls and to do like that. Keeping small pumpy balls, they can release their stress like that. Right? Otherwise, they should take our nap. 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाए बच्चे उसी चेयर पे, हेड ऑफ करके पीछे। That is a stress reliever. Many exercises are available. ओके, थैंक यू मैम। Okay. रूबी जी नंबर बताना मैडम आप। 8571। मैंने चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, एनीबॉडी कैन कांटेक्ट। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेरी? बहादुर जी, आप बार बार माइक ऑन कर रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछना हो बहादुर जी? नहीं सर, नहीं हो गए। ओके, कोई और साथी? हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैडम, सोशल इमोशनल लर्निंग से रिलेटेड जैसे बुक्स हैं या जो गाइड करने वाली साइट्स या अदर जो मटेरियल है वो कहाँ उपलब्ध होगा जी? सर गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। अदरवाइज इसके जो साइट है आपके हरियाणा बोर्ड की तो आई डोंट नो, बट सीबीएसई की साइट पे भी ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। इससे रिलेटेड काफी एक्टिविटीज जो हैं आप देख सकते हैं। थैंक यू। जी हरीश जी, अपना क्वेश्चन रखिए। हरीश जी। बस क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर, मैं कहना चाह रहा था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम 3 इडियट, तारे जमीन पर, ऐसी बहुत सी सुपर मूवी बनी है इनसे रिलेटेड, हम उनको देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस। साथी का जी जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं अंजू मैडम, देखिए सर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है क्या मनोज जी? अभी नहीं किया है, लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, नहीं तो रूबी जी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला और बहुत बढ़िया आपका लेक्चर भी रहा, ये जितना भी समय आपने लिया। और वास्तव में सेल के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, सभी बच्चों के ऊपर काम करने की जरूरत है।
और निश्चित रूप से यदि हम अच्छे से काम कर पाए तो बच्चा ग्रो जरूर करेगा और अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करेगा और जो उसको करना होगा उस मंजिल तक भी जरूर पहुंचेगा। मैम आप थैंक हमारे यू वेरी साथ मच। और मैं यही कहना चाहती हूँ सर, बच्चा चाहे चाहे गांव का हो, चाहे शहर का, चाहे कैथल का हो या पंचकुला का, बच्चा बच्चा ही होता है सर। हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो पंचकुला और कैथल के बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जी 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 मैम, थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत एक बार सॉफ्ट क्लैप के साथ मैम का धन्यवाद कीजिए, या फिर जो मैम ने जो भी स्माइली वगैरह जो दिखाई थी उसके अनुसार भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, आप अब लीव कर सकते हैं मैम। थैंक यू। मुकेश कुमार कैलरम जी, आपका माइक मोस्टली ऑन रहता है सर, प्लीज इसको ऑफ रख लिया करें यदि कुछ नहीं बोलना हो तो। मैं करने की भी कोशिश करता हूँ तभी दोबारा एकदम ऑन हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है ये। धन्यवाद सर। और नहीं सर सॉफ्ट करना पड़ेगा ना, क्लैप की आवाज कैसे जाएगी? जी जी, इसलिए ऑन किया था। अच्छा, क्लैप के लिए कहा ना, सॉफ्ट क्लैप की आवाज कैसे जाएगी? नहीं सर, सॉफ्ट क्लैप तो उसके अंदर है, मैसेज के अंदर। ओके 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 सर, कोई नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, कोई और क्वेश्चन हो किसी साथी का? क्योंकि अभी 3:20 पर अगले जो हमारे स्पोक पर्सन है वो जुड़ेंगे, तब तक कोई किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। हमारा एक टॉपिक बचा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अपने मतलब क्वेश्चन इस पे अच्छे से रखना, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर टीचर और बच्चे का इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए उस विषय पर है ये। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो अदर वे में? वैसे 3 दिन से आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, आप अपने लिए वास्तव में गर्व कर सकते हैं। और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इतने तन्मयता के साथ आप सभी ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है वो अटेंड कर रहे हैं, और अटेंड करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि वही बात है, एकदम हमें भी यदि बोल दिया जाए कि इस विषय पर बोल ले तो हम भी नहीं बोल पाएंगे, हमें ही पहले बताना पड़ेगा। ये तो आप तो पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, क्योंकि आपको रिसोर्स पर्सन भी कम ही मिलेंगे।